हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। आज हम हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूं। इसके बाद मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आऊँगा। यह पार्ट 1 है, बीए पार्ट 1 ऑनर्स पेपर के लिए, पेपर 1 के लिए जो हिस्ट्री ऑनर्स रखे हुए हैं उनके लिए यह है। तो उनके किताब का जो पहला चैप्टर है प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत, ठीक है। तो इसमें मैं ऑब्जेक्टिव जो लाया हूँ ये हर चैप्टर वाइज है, तो ठीक है। तो आइए हम देखते हैं किस तरह का सवालात पूछे गए हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं किस तरह का सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल पूछा है कि वेदांग कितने हैं। वेदांग कितने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 6। उसके बाद अगला सवाल है राज तरंगिणी के लेखक कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा कल्हन। तीसरा सवाल पूछा है रामायण के रचयिता कौन थे। रामायण के रचयिता हैं वाल्मीकि। उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा वेदव्यास। पुराणों की संख्या कितनी है। पुराणों की संख्या 18 है। इसके बाद सवालात छठा में पूछा है कि भारत के प्राचीन पंचभांग नामक सिक्के से उस समय की किस प्रणाली की जानकारी मिलती है, तो इसका जवाब हो जाएगा प्रजातांत्रिक प्रणाली, ठीक है। ए इस करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा चैप्टर इसमें किताब में होगा हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता संस्कृति। तो हड़प्पा के प्रथम उत्खनन के समय पुरातत्व निर्देशक कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जॉन मार्शल। इसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता कब प्रकाश में आई, तो इसका जवाब हो जाएगा 1921 1922, ठीक है। इसके बाद है सिंधु घाटी की सभ्यता किस काल की है, तो सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी ताम्रपाषाणिक काल। चौथा में सवाल पूछा है कि सिंधु घाटी की सम्यता की विशिष्टता क्या है। विशिष्टता क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी नगर निर्माण योजना, ठीक है। तो नगर निर्माण योजना इसका करेक्ट हो जाएगा। पाँचवा में सवाल पूछा है निम्नलिखित स्थानों में हड़प्पा किस जगह है, तो हड़प्पा किस जगह है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लड़काना जिला सिंध पाकिस्तान। छठा में सवाल पूछा है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ था, तो इसका जवाब हो जाएगा रावी नदी। अगला सवाल है ऋग्वेद में वर्णित एक नगर को प्राचीन हड़प्पा माना गया है, यह नगर कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा कुभा। अगला सवाल है कि मितताथल नामक सैंधव स्थल कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा गुजरात। अगला सवाल है कार्बन 14 विधि के आधार पर सिंधु सभ्यता का अनुमानित काल क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा 2300 से 150 ईसा पूर्व। उसके बाद अगला सवाल है विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मोहनजोदड़ो। अगला सवाल है हड़प्पा वासी किससे अपरिचित थे, तो वह अपरिचित थे तो वो थे चीनी से, ठीक है। दूध मछली मांस वगैरह सब था, और डी जो इसका करेक्ट हो जाएगा चीनी, ठीक है। चीनी से वो लोग परिचित नहीं थे। निम्नलिखित में कौन सा स्थल सैंधव सभ्यता में बंदरगाह था। बंदरगाह कौन था, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा लोथल। उसके बाद है आपका अगला चैप्टर है वैदिक युग। वैदिक युग में किस तरह का सवाल पूछा गया, देखिए कि ऋग्वेदिक कालीन आर्यों का प्रमुख देवता कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी पुरंदर। ऋग्वेदिक काल की तिथि क्या है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 1500 से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल की सभ्यता की कौन सी तिथि सही है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व। उसके बाद है वेद का दूसरा नाम क्या है। वेद को दूसरा नाम क्या है, यानी वेद को दूसरा नाम से पहचाना जाता है, वो कौन सा नाम है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी श्रुति। उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 108। अगला सवाल है ऋग्वेद में वर्णित 10 राजन युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा परुबजी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक इकाई ऋग्वेदिक काल में नहीं थी, तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी भुक्ति। उत्तर वैदिक काल में कुरु पांचालों की राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हस्तिनापुर। अगला सवाल है वर्णों की उत्पत्ति से संबंधित पुरुष सूक्त किस वेद में उल्लिखित है, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ऋग्वेद। अगला सवाल है उत्तर वैदिक समाज में सर्वशक्तिशाली वर्ण कौन था, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्राह्मण। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसका उल्लेख आर्यों के 4 पुरुषार्थों में नहीं किया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा संन्यास। अगला सवाल है कि ऋग्वेदिक देवमंडल में न्याय का देवता किसे माना गया है। न्याय का देवता माना गया है एक वरुण को, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन नगर उत्तर वैदिक कालीन है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला आपका जो चैप्टर है वो है महावीर जैन एवं गौतम बुद्ध। तो इसमें क्या किस तरह का सवाल पूछा गया ऑब्जेक्ट में, देखिए कि जैनों के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट
ऋषभदेव, ठीक है, ऋषभदेव पहले तीर्थकर थे, ठीक है, तीर्थकर थे। उसके बाद है जैनों के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महावीर। जैन तीर्थकर किस वर्ण के थे? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा क्षत्रिय। वर्धमान महावीर का जन्मस्थल कुंडग्राम निम्नलिखित नगरों में किसके निकट था? तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा वैशाली। महावीर के पिता किस कुल के गणराजा थे? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा ज्ञानत्रिक। अगला सवाल है महावीर के बड़े भाई क्या नाम था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा नंदीवर्धन। उसके बाद है आपको अगला सवाल के वर्धमान महावीर को किस नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वज्जुपालिका। ठीक है, अगला सवाल है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात वर्धमान को क्या कहा गया? तो इसका जवाब हो जाएगा केवलिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि वर्धमान को महावीर की संज्ञा क्यों दी गई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अतुल पराक्रम दिखाने के लिए। अगला सवाल है महावीर का निर्वाण स्थल कहाँ है? निर्वाण स्थल कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पावापुरी। अगला सवाल है वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब हो जाएगा इसका जवाब हो जाएगा वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 547 ईसा पूर्व। अगला सवाल है भगवान महावीर के मृत्यु की तिथि निम्नांकित में से क्या थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 619 ईसा पूर्व। अगला सवाल है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा लुम्बिनी में। ठीक है, गौतम बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना किस नाम से जाना जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाविनिष्क्रमण। उसके बाद अगला सवाल है 15 संबोधि के पश्चात सिद्धार्थ किस नाम से विख्यात हुए? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी बुद्ध। अगला सवाल है सिद्धार्थ को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पीपल वृक्ष। गौतम बुद्ध की जन्म तिथि क्या थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 561 ईसा पूर्व। अगला सवाल है गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 641 ईसा पूर्व। अगला सवाल है बौद्ध धर्म के मुख्य समर्थक किस वर्ग के थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी वैश्य। आपका अगला जो चैप्टर है उसका नाम है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं वो देखते हैं। अगला सवाल पहला सवाल है मौर्य वंश की स्थापना मगध के किस वंश के बाद हुई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा नंद वंश। मौर्य वंश का प्रथम राजा कौन था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त। निम्न पुराणों में किससे मौर्य वंश के इतिहास पर सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी विष्णु पुराण। उसके बाद है अर्थशास्त्र किस मौर्य राजा के प्रशासन की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त। अगला सवाल है मुद्राक्षस के नाटककार कौन थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विशांख दत्त जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है इंडिका किसकी रचना है? इंडिका को लिखने वाले कौन हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकृति। अगला सवाल है बिहार के निम्न स्थानों में से किस स्थान से अशोक का अभिलेख नहीं मिलता? तो जवाब हो जाएगा पाटलिपुत्र। ठीक है, अगला सवाल है बिहार में अशोक के गुफा अभिलेख किस स्थान के निकट पाए गए हैं? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गया। पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पंचम शिलालेख में। पाटलिपुत्र नगर का उल्लेख अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? तो जवाब हो जाएगा पंचम शिलालेख में। अगला सवाल है अशोक के अभिलेखों में किस विदेशी जाति का उल्लेख हुआ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यवन। अगला सवाल है मुद्राक्षम के अनुसार चंद्रगुप्त किस जाति का था? चंद्रगुप्त किस जाति का था? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा शूद्र। अगला सवाल है कि मौर्यों का प्रतीक चिन्ह मोर अशोक के किस स्तंभ पर पाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ। उसके बाद अगला सवाल है चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ पर हुई? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रमण बेलगोला। अगला सवाल है अशोक के किस अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13वें शिलालेख में अशोक की कलिंग युद्ध का वर्णन है। अगला सवाल है किन ग्रंथों में अशोक द्वारा अपने 99 भाइयों की हत्या की कहानी दी गई है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी बौद्ध ग्रंथ में। उसके बाद है सवाल 17 में कि पाटलिपुत्र नगर की चार दीवारी में कितने बुर्ज बने हुए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 570। अगला सवाल है अष्टाध्यायी के लेखक कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाणिनि। अब आपका अगला चैप्टर है उसका नाम है मौर्य काल के बाद कुषाण एवं सातवाहन। आइए देखते हैं किस तरह का सवाल इस चैप्टर में पूछे जाएंगे। तो मौर्योत्तर युग के मुख्य विशेषता क्या है? इसका जवाब हो जाएगा नए राजवंशों का उदय होना। ठीक है, तो ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है कुषाण किस जाति या प्रजाति से संबंधित थे? तो कुषाण किस जाति के थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी चूची। अगला सवाल है भारत में कुषाण वंश की सत्ता का संस्थापक कौन था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुजुल कदफिस। अगला सवाल है निम्नलिखित तिथियों
तिथियों में निम्नलिखित तिथियों में कनिष्क प्रथम के राज्यारोहण की सर्वमान्य तिथि क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 78 ईसा पूर्व यानी 78 ईसा पूर्व। अगला सवाल है कनिष्क प्रथम ने शक की स्थापना किस समय से की? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राज्यारोहण के समय में। अगला सवाल है कनिष्क के साम्राज्य की सीमा का विस्तार कहाँ से हुआ था, कहाँ तक था? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अराल समुद्र से गंगा घाटी तक। अगला सवाल है किस कुषाण शासक ने रोमन सम्राटों के समान सीजर की उपाधि धारण की? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा कनिष्क। अगला सवाल है कनिष्क ने विख्यात बौद्ध स्तूप का निर्माण किस स्थान पर करवाया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुरुषपुर। अगला सवाल है सातवाहन राज्यों की सत्ता का संस्थापक कौन था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिमुक। अगला सवाल है पुराणों के अनुसार सातवाहन किसके भृत्य माने जाते थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी आंध्रों के। अगला सवाल है सातवाहन शक्ति का केंद्र किस क्षेत्र में था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र। अगला सवाल है सातवाहनों से महाराष्ट्र छीनने वाला क्षत्रप कौन था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नहपान। अगला सवाल है गाथा अगला सवाल है गाथा सप्तशती अगला सवाल है गाथा सप्तशती का रचयिता सातवाहन राजा कौन था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी हाल। अगला सवाल है गौतमी पुत्र सातकर्णी ने किस शासक क्षत्रिय को पराजित कर उसके सिक्कों पर अपना नाम खुदवाया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नहपान। सातवाहन शासकों ने अपने अभिलेख किस भाषा में खुदवाए थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राकृत। अगला सवाल है अगले चैप्टर यानी गुप्तों का युग, ठीक है, गुप्ता पीरियड इसके बाद शुरू हुआ था तो गुप्तों का युग है। इसमें किस तरह का सवाल बने हैं तो देखिए किस तरह का सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला सवाल दिया है कि निम्न स्मृतियों में कौन सी स्मृति गुप्तकालीन इतिहास के प्रशासन का स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा विष्णु स्मृति। अगला सवाल है किस गुप्त सम्राट का अभिलेख लौह स्तंभ पर पाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कुमार गुप्त। अगला सवाल है जूनागढ़ प्रशस्ति किस गुप्त राजा की थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी सकंदगुप्त। उसके बाद है आपको अगला सवाल पूछा गया है दक्षिण भारत में समुद्रगुप्त ने कितने राज्यों पर विजय प्राप्त की? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा 12। अगला सवाल है चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी से विवाह के उपलक्ष्य में किस प्रकार के सोने के सिक्के ढलवाए? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त कुमार देवी प्रकार। अगला सवाल है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि किस उपलक्ष्य में धारण की? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा यानी शकों पर विजय के उपलक्ष्य में। अगला सवाल है चांदी के सिक्के पर पहली बार किस गुप्त सम्राट ने अगला सवाल है चांदी के सिक्के पहली बार किस गुप्त सम्राट ने जारी किए? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के पहली मरतबा गुप्त सम्राट में जारी किया। अगला सवाल है नालंदा बिहार का संस्थापक कौन गुप्ता राजा था? तो गुप्त राजा कौन था जो नालंदा बिहार का संस्थापक था? तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा कुमार गुप्त प्रथम। अगला सवाल है गुप्तकालीन किस अभिलेख में विष्णु को मधुसूदन कहा गया है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी गंगाधर अभिलेख में। इसके बाद अगला चैप्टर आपका गुप्त काल के पश्चात हर्षवर्धन। तो आइए देखते हैं किस तरह का सवाल पूछे गए हैं कि पहला सवाल है वर्धन वंश का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा पुष्यभूति। अगला सवाल है कि थानेश्वर किस राजवंश की राजधानी थी? तो जवाब हो जाएगा थानेश्वर किस राजवंश की राजधानी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी वर्धन वंश। अगला सवाल है हर्षवर्धन के मधुवन और बांसखेड़ा अभिलेखों में वर्धनों की वंशावली किस राजा से आरंभ होती है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नलवर्धन। अगला सवाल है निम्नलिखित तिथियों में हर्षवर्धन की निम्नलिखित तिथियों में हर्षवर्धन की जन्म तिथि क्या है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 500 ईसा पूर्व, ठीक है 500 ईस्वी। अगला सवाल है कि बिहार में हर्षवर्धन की मोहर किस स्थान से मिली है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा नालंदा। अगला सवाल है हर्षवर्धन ने अपना बांसखेड़ा अभिलेख यानी राज शासन किस स्थान से जारी किया था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा वर्धमान कोठी। अगला सवाल है हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीन कब भेजा था? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 641 ईस्वी में हर्षवर्धन ने अपना राजदूत चीन भेजा था। अगला सवाल है हर्षवर्धन के शासनकाल में चीन से कितने मिशन भारत आए थे? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 2। अगला सवाल है सिंध पर अरब आक्रमण के समय हज्जाज कहाँ का गवर्नर था? यानी हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो सिंध पर जब आक्रमण हो रहा था अरब के द्वारा तो वो कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी इराक के गवर्नर जनरल थे आपको हज्जाज बिन यूसुफ, ठीक है। अगला सवाल है कि सिंध विजय के पश्चात अरबों ने सिंध में कौन सा नया कर लगाया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा जजिया। उसके बाद अगला सवाल है जो अगला चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है संगम साहित्य पल्लव चोल प्रशासन। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर
जो आपका जो चैप्टर है अगला उसका नाम है संगम साहित्य पल्लव चोल प्रशासन। तो ऐसा पहला सवाल पूछा गया निम्नलिखित राजवंशों में दक्षिण के किस राजवंश का उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी चोल। अगला सवाल है संगम साहित्य में किस चेर राजा को अनेक अनेक हाथियों वाला कहा गया है? यानी संगम साहित्य में किस चेर राजा को अनेक हाथियों वाला कहा गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी कुद्दुवन। अगला सवाल है किस संगम साहित्य में विष्णु की पूजा की में तुलसी और घंटी के व्यवहार का उल्लेख किया या मिलता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पदिरुक्ति। अगला सवाल है किस संगम साहित्य में सरस्वती के मंदिर का उल्लेख मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा मणि मेघले। अगला सवाल है सुदूर दक्षिण में होने वाले संगमों के संरक्षक किस राजवंश के थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा पांड्य। इसके बाद आपका चैप्टर है ईरानी एवं यूनानी संपर्क का प्रारंभ। ठीक है, तो ईरान में हकमनी वंश की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्रूस ने। अगला सवाल है किस ईरानी शासक ने भारत में ईरान अधिकृत प्रदेशों में ईरानी देवता अहुर मजदा की पूजा आरंभ करवाई? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा छहयार्स। ठीक है, तीसरा सवाल है डेरियस प्रथम के समय सिंधु नदी के जलमार्ग का पता किसने लगाया? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा स्काइलैक्स। अगला सवाल है अरबेला के युद्ध में सिकंदर का प्रतिद्वंदी कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा डेरियस तृतीय। अगला सवाल है सिकंदर के भारत आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? भारत और सिकंदर के भारत आक्रमण के समय तक्षशिला का राजा कौन था? तो इसका ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा यानी ओमफिस इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? पोरस और सिकंदर के बीच जो लड़ाई हुई थी वो किस नदी के किनारे हुई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा झेलम। अगला सवाल है सिकंदर ने भारत कब छोड़ा? यानी सिकंदर ने भारत को कब छोड़ा? भारत कब छोड़ा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है, इसके बाद ये आपका आखिरी सिलेबस का जो चैप्टर है वो है राष्ट्रकूट गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर का ये आपका आखिरी चैप्टर है। तो इसमें देखते हैं किस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछा गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव पूछा है, पहला सवाल है 8वीं से 12वीं शताब्दी के लिए कौन सा नामकरण उपयुक्त है? तो सी इसका करेक्ट हो जाएगा राजपूतों का युग। अगला सवाल है किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने पालों और राष्ट्रकूटों पर विजय प्राप्त कर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मिहिर भोज। अगला सवाल है कन्नौज पर स्वामित्व के लिए त्रिवसीय संघर्ष का आरंभ किस राजा के समय में हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा धर्मपाल। अगला सवाल है कन्नौज पर संघर्ष के तृतीय चरण में किस राष्ट्रकूट राजा ने गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय को पराजित किया था? ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा गोविंद तृतीय। अगला सवाल है हरिश्चंद्र ने गुर्जर राज्य की स्थापना कहाँ की थी? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मंदौर। अगला सवाल है गुर्जर प्रतिहार वंश का अंतिम राजा कौन था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यानी वत्सराज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। ये आपके जितने भी चैप्टर थे आपका BA ऑनर्स पार्ट 1 में जितने भी चैप्टर हैं पेपर 1 का, ठीक है, इसका पेपर 2 का भी मैं ऑब्जेक्टिव लेकर आऊँगा। तब तक के लिए देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।